हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नेक्स्ट सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर का। सो गाइज, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक बात बताई थी जो कि थी हमारी रिगार्डिंग द ऑप्शन। ओके, हम लोग ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट मार्क करने के लिए कहा था। ठीक है ना। ये देखो, ये कितने सारे हमने स्टार्स इसके ऊपर मार्क किए थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो तो हम इस क्वेश्चन को पढ़कर ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है अपने को। ये कहता है रिटर्न ऑप्शन फॉर ए फिक्स्ड और वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग है। दिस इज ऑन पेज नंबर 12.40। राइट, आप अपना पेज 12.40 ओपन कर लीजिए और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एस टी लिमिटेड जो है, ये जो कंपनी है एस टी लिमिटेड, ओके, परचेजेस एन ऑप्शन फ्रॉम एटी लिमिटेड, जहां पर entitling the holder to subscribe to equity shares of issuer at a fixed exercise price of ₹50। ठीक है, तो यहां पर आपका जो एक्सरसाइज प्राइस है वो है ₹50 फिक्स्ड। यानी हमारा जो होल्डर होगा, ऑप्शन का जो होल्डर होगा वो हमें एक फिक्स्ड कैश देगा। वो देगा फिक्स्ड कैश ₹50 पर ऑप्शन, ₹50 पर ऑप्शन। अब उसके पास में जितने भी ऑप्शन होंगे उतने मल्टीप्लाई के इफेक्ट में हमको उतना अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। आगे अगर अपन बात करें इसमें तो देखिए यहां पर ये कहता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये एक्सरसाइजेबल है 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में। ये ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में। कभी भी वो आदमी आकर हमसे शेयर लेकर जा सकता है। फिर कहता है कि जो होल्डर है, होल्डर जो है पेड एन इनिशियल प्रीमियम ऑफ ₹2 पर ऑप्शन। होल्डर ने ₹2 पर ऑप्शन का प्रीमियम भी जो है वो पे किया है। देखिए जो होल्डर है, ऑप्शन जो होल्डर है, उसने ऑप्शन खरीदने के ₹2 पर ऑप्शन का प्रीमियम भी हमें दिया है। ₹2 पर ऑप्शन का प्रीमियम भी हमें उसने दिया है। एग्जामिन वेदर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी और नॉट। अब यहाँ पे आपको एग्जामिन करना है कि ये हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारा इक्विटी क्लासिफाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है सर? क्योंकि हमने ऑप्शन के बारे में पहले भी पढ़ रखा है। ऑप्शन के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि फॉर ऑप्शन राइटर, ऑप्शन हमेशा उसके लिए एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता है। ऑप्शन राइटर, ऑप्शन उसके लिए हमेशा एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता है। राइट, तो हमने एक क्वेश्चन भी किया था उसके रिगार्डिंग। तो आज हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे यहां पर कि क्या ये वही वाली बात है या ये क्वेश्चन कुछ अलग है। यानी हमने जो पहले जो एक क्वेश्चन पढ़ा था जहां पे ऑप्शन राइटर के लिए जो ऑप्शन का सेटलमेंट है वो एक लाइबिलिटी होती है। जैसे कि देखिए मैं आपको ले चलता हूं हमारे पेज नंबर 12.12। देखो ये रहा, हमारे बुक में आ जाइए आप लोग पेज नंबर 12.12 पे। राइट, हमने एक क्वेश्चन किया था, ये है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का एक ऑप्शन का ये क्वेश्चन था जो हम लोगों ने किया था, जहां पे हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा था। आज वापस इस क्वेश्चन को एक बार हम वापस रिवाइज करते हैं, देखते हैं जरा कि ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों सेम है या कुछ अलग फैक्ट्स हैं सर। देखिए यहां पे है एंटिटी बी राइट्स एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी। यहाँ पे एक टारगेट कंपनी है। राइट, यहाँ पे एक टारगेट कंपनी है, एक कंपनी है जिसके जिसके शेयर्स के रिगार्डिंग मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। राइट, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है एट ए फिक्स्ड प्राइस ऑफ ₹100 पर शेयर, एट ए फिक्स्ड प्राइस ऑफ ₹100 पर शेयर टू सी लिमिटेड। अब देखिए क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। सी लिमिटेड जो है ये एक अलग कंपनी है
टारगेट लिमिटेड एक अलग कंपनी है और सुनिएगा, बी लिमिटेड एक अलग कंपनी है। तो मैंने बी से प्रीमियम रिसीव कर लिया, मैंने बी से प्रीमियम जो है वो रिसीव कर लिया। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? मैंने बी से प्रीमियम रिसीव कर लिया और इसके बदले मैं बी को क्या कह रहा हूं कि ये जो टारगेट कंपनी है ना, इसके इक्विटी शेयर्स, ये टारगेट कंपनी के इक्विटी शेयर्स मैं बी को डिलीवर कर दूंगा, मैं बी को डिलीवर कर दूंगा एट ए फिक्स्ड एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹100, एट ए फिक्स्ड एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹100। तो आप कहोगे सर क्या इसमें फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट नहीं लगा? इसमें फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट नहीं लगेगा क्या? ठीक है ना, यहां पे भी आपका एक ऐसे डाउट आना चाहिए कि सर यहां पे भी देखो, ये आपने हमें वहां पे तो ये सिखाया था कि सर ये सारी चीज आपकी होती है लायबिलिटी। मतलब इलस्ट्रेशन 6 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि ऑप्शन राइटर के लिए ऑप्शन लिखा जाना एक लायबिलिटी होती है, ऑप्शन राइटर के लिए ऑप्शन लिखा जाना एक लायबिलिटी होती है, ऐसा मैंने आपको कहा था। ठीक है, और वो बात मैं आपको आज भी वही कहूंगा कि ऑप्शन राइटर के लिए ऑप्शन का लिखा जाना एक लायबिलिटी होती है। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छी तरीके से आज सीखेंगे और इस कॉन्सेप्ट पे हमारा सोफिस्टिकेशन होगा, मतलब हमारा इस कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होगा। ये पर्टिकुलर चीज समझने के बाद में देखना थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपके सामने रख रहा हूं कि सी के ऊपर ये फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है। तो आपको सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और जवाब देना है अपने आप को ही कि क्या सी एंटिटी पे फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। ये मीट कर रहा है नहीं मीट कर रहा वो तो आगे की बात है, बट क्या ये एप्लीकेबल होगा क्या? तो आंसर इज, इस पे फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट एप्लीकेबल होगा क्या? तो आंसर इज नो माय डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर कोई फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों सर, ये क्या सिलेक्टिवली एप्लीकेबल होता है क्या? अरे सिलेक्टिवली की क्या बात हुई इसमें, सिलेक्टिवली कहां हो रहा है? अरे मेन चीज ये देखिए, सी क्या अपने इक्विटी शेयर्स बी को दे रहा है क्या सी अपना ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खरीद रहा है या बेच रहा है क्या बी को? ना जी ना, सी तो टारगेट कंपनी के इक्विटी शेयर्स, जो सी के लिए एक फाइनेंशियल एसेट है। देखिए सी की बैलेंस शीट में मान लीजिए, सी की बैलेंस शीट में मान लीजिए यदि इन्वेस्टमेंट इन टारगेट कंपनी आता है, मान लीजिए सी टारगेट कंपनी के शेयर्स रखता है अपनी बैलेंस शीट में। ठीक है, कोई भी एक्स अमाउंट का कोई भी शेयर जो अपनी बैलेंस शीट में जो है सी रखता है, तो ऐसी कंडीशन में सी के लिए ये तो फाइनेंशियल एसेट है। इन्वेस्टमेंट इन टारगेट कंपनी सी के लिए फाइनेंशियल एसेट है कि नहीं? बिल्कुल है सर, फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटरप्राइज इज द फाइनेंशियल एसेट फॉर पर्टिकुलर एंटरप्राइज। तो बिल्कुल जो सी नाम का पर्सन है, दैट इज सी नाम की जो एंटिटी है, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो सी नाम की जो एंटिटी है ना, वो डेफिनेटली इस फाइनेंशियल एसेट के ऊपर ऑप्शन लिख सकती है, उसको 100 रुपए में बेचने का, उसको 100 रुपए में बेचने का ऑप्शन लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, तो यहां पे सर सी जो है वो फिक्स्ड एक्सरसाइज प्राइस के लिए टारगेट कंपनी के शेयर्स डिलीवर करेगा, टारगेट कंपनी के शेयर्स डिलीवर करेगा। तो सी के पास से जो जा रहा है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं जा रहे, वो जा रहा है सी का फाइनेंशियल एसेट। तो देखो सी को मिल क्या रहा है, सी रिसीव्स कैश और सी इज गिविंग फाइनेंशियल एसेट। सी को कैश मिल रहा है और बदले में वो अपना फाइनेंशियल एसेट दे रहा है, और ये फाइनेंशियल एसेट कब देगा? वो सिर्फ एक ही कंडीशन में देगा, और उस कंडीशन का नाम क्या है सर? पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन। यानी मार्केट अनफेवरेबल होगा
तभी तो वो एक्सरसाइज करने आएगा ना ऑप्शन को, और हम उस अनफेवरेबल कंडीशन में हमारा फाइनेंशियल एसेट जो है वो बी को देंगे। इसलिए यहां पर देखिए सर, फिक्स टू फिक्स टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा यहां पर इस ऑप्शन राइटर के लिए। ये ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी ही है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज यहां पर आपको जो भी ये टारगेट कंपनी के शेयर्स देने पड़ेंगे, किसको, बी को। आपको यहां पर टारगेट कंपनी के शेयर जो हैं वो जब बी को देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब सीधी बात है सर, बी को आप अपना फाइनेंशियल एसेट दे रहे हो, और फाइनेंशियल एसेट का जाना दिस इज एज गुड एज द सेटलमेंट अंडर द पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन। तो इसकी वजह से ये चीज हमारी क्या हो जाएगी सर, लाइबिलिटी हो जाएगी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो जाएगी। आई होप ये चीज आपको एकदम क्लियर है। फिर सर ये जो हमको प्रीमियम मिलता है, आपने इसकी हमें अकाउंटिंग भी सिखाई थी। मैंने आपको कहा था कि जो ऑप्शन हम लोग राइट करते हैं उसके ऊपर जो हमें प्रीमियम मिलता है, उस प्रीमियम को हम इक्विटी में क्रेडिट करते हैं। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था, देखिएगा मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ये देखो ये रहा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था कि जब हम लोग कोई ऑप्शन लिखते हैं, जब हम लोग सर कोई भी ऑप्शन लिखते हैं, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना आप सब लोग। हमको सर प्रीमियम मिलता है, एक मिलता है हमको प्रीमियम, समझ रहे हो ना मेरी बात। वो प्रीमियम हम सब लोग कहाँ पे क्रेडिट करते हैं, ये देखिए मैंने आपको बताया था इसके रिगार्डिंग। ये प्रीमियम हम लोग सर हमारी इक्विटी में क्रेडिट कर देते हैं, ये प्रीमियम हमारी इक्विटी में हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। रीजन क्या होता है इस प्रीमियम को इक्विटी में क्रेडिट करना? अरे एक बात बताओ, ऑप्शन प्रीमियम आपको जब जब भी मिलेगा, आपको ऑप्शन प्रीमियम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में क्यों ना मिले, ये हमेशा नॉन रिफंडेबल होता है, क्योंकि प्रीमियम हमेशा लैप्स होता है, प्रीमियम की वापसी कभी नहीं हो सकती। आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, आपने पुट ऑप्शन खरीदा, अगर वो एक्सरसाइज नहीं हुए तो प्रीमियम तो डूब गया, और लेने के पास जो पर्सन ऑप्शन को राइट करता है उसको जो प्रीमियम मिलता है उसके लिए वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। इसलिए यहां पे आपका कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर, आपका देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, मतलब नो ऑब्लिगेशन टू रिफंड, नो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। यहां पे प्रीमियम के बदले आपको कैश देने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, या फिर कोई अदर फाइनेंशियल एसेट देने का भी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप मुझे बताइए कि ऑप्शन प्रीमियम और क्या होगा सर, इक्विटी ही तो होगा ना हमारे लिए। ऑप्शन प्रीमियम हमारे लिए क्या होगा, इक्विटी ही होगा, इसलिए ऑप्शन प्रीमियम हमेशा इक्विटी में क्रेडिट किया जाता है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत जगह पे फैली हुई है। हम लोग इनको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के माध्यम से अलग अलग सब टॉपिक में डिवाइड कर कर आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी, और कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपके वो चीजें जो है दिमाग में जा रही होगी। समझ गए कि ऑप्शन प्रीमियम का हमारा कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है सर, उसको वापस लौटाने का हमारा कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है। सो दैट इज वाई द रीजन हम ऑप्शन प्रीमियम को हमेशा कहां पे क्रेडिट कर देते हैं, इसकी वजह से ही हम ऑप्शन प्रीमियम को क्रेडिट कर देते हैं हमारे इक्विटी के अंदर। इसको हम लोग इक्विटी में क्रेडिट कर देते हैं, बिकॉज ये पैसा हमें कभी वापस लौटाना नहीं है, ये पैसा हमें कभी वापस लौटाना नहीं है। अब आते हैं सर हमारे इस क्वेश्चन में वापस। सो इलस्ट्रेशन 16 और जो पेज नंबर 12.12 पे जो इलस्ट्रेशन था, इसमें अब आपको डिफरेंस ढूंढना है, इसमें अब आपको डिफरेंस ढूंढना है। सुनिएगा जरा, देखिए क्या कहा गया है, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा फिक्स्ड कैश 50 रुपया पर ऑप्शन। वो जो बी सी और टारगेट कंपनी वाला क्वेश्चन था ना, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। हमको फिक्स्ड कैश मिल रहा है 50 रुपया पर ऑप्शन, और आप देख पा रहे हो सर हम होल्डर को सॉरी हमको फिक्स्ड कैश 50 रुपया पर ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तब मिलेगा, जबकि प्रीमियम हमें 2 रुपए मिल रहे हैं सर। अभी राइट नाउ हमको प्रीमियम 2 रुपए मिल रहा है। तो देखो सर इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें मिल रही है, हमारी रिसिप्ट्स क्या क्या है सर, इस क्वेश्चन में हमारी रिसिप्ट्स क्या क्या है। ओके, तो रिसिप्ट्स है सर, एक तो ऑप्शन का प्रीमियम,
एक तो है ऑप्शन प्रीमियम, ये हमारी रिसिप्ट है, ओके। दूसरी रिसिप्ट क्या है सर? एक्सरसाइज प्राइस। ये जो एक्सरसाइज प्राइस जो है, एक्सरसाइज प्राइस जो है, ये एक्सरसाइज प्राइस जितना भी होगा बेस्ड ऑन पर ऑप्शन बेसिस, तो उतना एक्सरसाइज प्राइस हमको मिल जाएगा, राइट। इसके बदले हमें क्या इश्यू करना पड़ेगा सर? कैन आई से ये मेरे कंसीडरेशन है, कैन आई से ये मेरे कंसीडरेशन है, मतलब मुझे ये मिल रहा है, मेरे को ये मिल रहा है। अच्छा, बदले में मुझे क्या देना पड़ रहा है? यानी ये तो मेरा कंसीडरेशन हो गया, इसके बदले मुझे क्या देना पड़ रहा है? आप समझ पा रहे हो? इस कंसीडरेशन के बदले मुझे इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे, मुझे इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे। अब बताइए, ये इक्विटी शेयर्स किसी थर्ड पार्टी के हैं या मेरे खुद के कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं? ये पता लगेगा हमको इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए क्या कह रहा है, ST Limited purchases an option from AT Limited entitling the holder. Now focus on this word subscribe. Subscribe to equity shares of इशुअर, यानी इशुअर के इक्विटी शेयर्स में हम सब्सक्राइब करेंगे इसी ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। यानी हम उसी एंटरप्राइज के इक्विटी शेयर्स लेंगे जिसके साथ में ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम एक तो उसको ऑप्शन प्रीमियम देके बैठे हैं अभी, और जिस दिन ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, उस दिन ऑप्शन जब एक्सरसाइज होगा उस दिन हम उसको फिक्स्ड एक्सरसाइज प्राइस देंगे, और वो हमें क्या देगा सर? फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देगा। वो हमें क्या देगा? फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देगा। सीधी बात है, देखो सर, फिक्स्ड एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 50 पर शेयर है ना, पर शेयर, सीधी बात है। और जब पर शेयर हो गया तो इसका मतलब होता क्या है? ₹50 पर शेयर का मतलब क्या है? इसका मतलब और कुछ नहीं है सर, इसका मतलब है फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सीधी बात है, फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि 50 रुपए के बदले एक शेयर मिलेगा। इसका मतलब सब कुछ आज के दिन फिक्स है ना? सब कुछ आज के दिन फिक्स है कि नहीं है बताइए? बिल्कुल है, सब कुछ आज के दिन फिक्स है सर। और हमें हमारे ही इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी इटसेल्फ, कंपनी के ही शेयर्स दिए जा रहे हैं। तो हमारे पेज 12.12 वाले इलस्ट्रेशन में और इस इलस्ट्रेशन में डिफरेंस है। और ये डिफरेंस किस बात का है सर? वहां पे हमने ऑप्शन जो लिखे थे वो किसी दूसरे कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे लिखे थे, और ये हैं हमारे ऑप्शन खुद के कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पे लिखे गए ऑप्शन हैं। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, और वो ये है कि यहां पे हम जो इक्विटी शेयर दे रहे हैं वो क्या है? फिक्स्ड है। कंसीडरेशन भी सर आज ही पता है, कंसीडरेशन भी हमें आज पता है फिक्स्ड, और हमें यह भी पता है कि सर हमको नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने हैं वो भी है फिक्स्ड। बताइए, हेंस फिक्स्ड इक्वल्स टू फिक्स्ड टेस्ट मैच। इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे? ये इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे सर? ये इंस्ट्रूमेंट होंगे आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डे वन। बिगिनिंग से ही ये इंस्ट्रूमेंट हमारे क्या हो जाएंगे सर? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी सर। और यही बात हम लोगों ने 12.12 वाले इलस्ट्रेशन में भी पढ़ी थी सर, लेकिन वहां पर हमारे लिए किसी दूसरे एंटरप्राइज के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थे, तो वहां पे ये चीजें फिक्स टू फिक्स टेस्ट कोई मतलब नहीं रखता है हमारे लिए, क्योंकि हमको तो वो एज ए लाइबिलिटी काउंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर फिक्स्ड फॉर फिक्स टेस्ट मैच नहीं होता है, राइट। तो यहां पर फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड मैच हो गया। लेकिन अगर मैंने मान लीजिए कि अगर एक्सरसाइज प्राइस को बदल दिया इस क्वेश्चन में कि नहीं भाई, एक्सरसाइज प्राइस आपका कुछ और होगा, आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो राइट, एक्सरसाइज प्राइस उस दिन की फेयर वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। दिस काइंड ऑफ डेविएशन अगर एक्सरसाइज प्राइस में हम लोग करेंगे तो वो फिर बाद में आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाएगा। देखिए इसके आंसर्स को पढ़ते हैं जरा। ये कहता है, फॉर द इश्यूअर एटी लिमिटेड दिस ऑप्शन इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एज इट विल बी सेटल्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इट्स ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, राइट।
फिर कहता है इफ ऑन द अदर हैंड इफ द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन वाज वेरिएबल, यदि एक्सरसाइज प्राइस जो है ऑप्शन का वो अगर वेरिएबल है तो कहता है कि कैसे वेरिएबल हो सकता है, कहता है कि बेंचमार्क्ड टू एन इंडेक्स और अ वेरिएबल अदर देन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एटी लिमिटेड। तो ये कह रहा है कि यदि उस दिन का जो शेयर मार्केट का इंडेक्स है उसके बेसिस पर इसका एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड होगा, उस दिन जिस दिन एक्सरसाइज किया जाएगा, तो उस दिन जब हम इसका एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड करेंगे तो वो तो वेरिएबल हो गया। तो कहता है द रिटर्न ऑप्शन विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ द इश्यूअर। तो ऐसी कंडीशन में जब आप अपना इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, ये माना जाएगा कि आपने अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए इक्विटी शेयर्स दिए हैं, और वो इक्विटी शेयर्स मान लिए जाएंगे कि यू आर इशूइंग इन फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, इन फॉर्म ऑफ कंसीडरेशन। आई बात समझ में? तो ये इलस्ट्रेशन 16 मैंने इसलिए पेंडिंग रखा था। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था लास्ट सेशन में, और मैंने ये कहा था कि हमारे क्वेश्चन में यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में आपने कुछ नहीं लिखा, मतलब तो कॉन्ट्रैक्ट से कुछ पता नहीं चल रहा कि फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच होता है कि नहीं, फिक्स्ड टू फिक्स टेस्ट जो है वो मैच होता है कि नहीं, तो साइलेंस के केस में हम कभी भी ये अज्यूम नहीं कर सकते कि ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट डीम टू हैव बीन मैच्ड मान लिया जाएगा। सर साइलेंस के केस के अंदर हम ये लोग कभी भी अज्यूम, खुद से अज्यूम नहीं कर सकते कि फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच हो जाएगा, इसलिए हम उसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मान लेंगे। तो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट यू कैन नॉट अज्यूम कि फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच हो गया है। इसलिए समझ जाओ मेरी बात आप सब लोग, फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच होने के लिए सिचुएशन एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए डे वन से ही। जिस दिन आप इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं उसी दिन आपका फिक्स टू फिक्स टेस्ट क्या हो जाना चाहिए सर, मैच हो जाना चाहिए, तभी वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे, है ना। ऐसे तो फिर बाद में कोई कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन डालेगा ही नहीं और हर इंस्ट्रूमेंट अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी कोई होगा ही नहीं एब्सेंस के केस के अंदर, है ना। तो ऐसा चलेगा नहीं सर। अब बताओ सर क्या ये बात अपनी कोई स्टैंडर्ड में दी हुई है, क्या ये बात हमारे कोई इंडेक्स में बताई गई है कि साइलेंस के केस में आपको क्या करना है? नहीं नहीं सर, ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, और अपने आप ही जब हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड पे कमांड डेवलप होने लगेगी तो हम सब ये सारी चीजों का जवाब खुद ब खुद ढूंढ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो साइलेंस के केस में ऑलरेडी माना नहीं जा सकता, ऑलरेडी माना नहीं जा सकता है कि हमारा फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो हो गया सर कल की क्लास के बारे में हमारा होमवर्क, और मैंने इलस्ट्रेशन 16 भी बताया। और सर वेरिएबल एक्सरसाइज प्राइस के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें ना, तो हमने कल पढ़े थे, यानी हमने जो लास्ट जो सेशन में हमारे क्वेश्चंस किए थे ना वेरिएबल, उसमें वेरिएबल एक्सरसाइज प्राइस से ही मैंने स्टार्ट किया था। तो एक बार मैं आपको वापस वहां पे ले चलता हूं, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको वापस ले चलता हूं। देखिए अलाउ मी सम टाइम टू फाइंड आउट द क्वेश्चन। बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है इसलिए ये देखिए इलस्ट्रेशन 17, रिटर्न ऑप्शन विद मल्टीपल एक्सरसाइज प्राइस। अब यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस एक नहीं है सर, अनेक हैं, तो अनेक एक्सरसाइज प्राइस है, इसका मतलब फिक्स टू फिक्स टेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसलिए सर ये वाली चीज क्या हो गई थी, कल फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई थी, है ना। तो आई होप अब आपको ये सारी बातें जो हैं एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं सर हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे। आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आ जाइए, और इलस्ट्रेशन 12 में हम एक बार फिर से पुट ऑप्शन रिटर्न ऑन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं सर। पुट ऑप्शन ऑन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अब देखो ये इलस्ट्रेशन 16 और 12 के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया। अब मैं आपको 16 और 12 नहीं, जो पेज नंबर 12.12 था उस पे इलस्ट्रेशन कौन सा है मेरे को नहीं ध्यान है, पेज 12.12, ओके, पेज 12.12 पे जो इलस्ट्रेशन था ना,
तो इलस्ट्रेशन 16 वर्सेस पेज 12.12 वाला, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर। और दूसरा, अरे भाई ये 16 है, ठीक है ना। और दूसरा इलस्ट्रेशन 16 वर्सेस इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन 16 वर्सेस इलस्ट्रेशन नंबर 12। आई होप अब आपको ये जो इलस्ट्रेशन 16 है इसका इंपॉर्टेंस पता चल रहा होगा, बिकॉज ये कंपैरेटिव इलस्ट्रेशन है जिसको हम एक से ज्यादा इलस्ट्रेशन के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, रिटर्न पुट ऑप्शन, यहां तो सर हमारे खुद के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, यहां तो बीच में मैं टारगेट कंपनी को नहीं लेके आऊंगा, यहां तो मैंने खुद के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे मैंने पुट ऑप्शन लिखा है। बहुत ध्यान से समझिएगा सर कि यहां ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट की बातें होगी या नहीं होगी। देखिएगा जरा, 1 Jan 20X1 को एंटिटी एक्स राइट्स अ पुट ऑप्शन ओवर 1 लाख ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर्स फॉर विच इट रिसीव्स अ प्रीमियम ऑफ ₹5 लाख। ठीक है सर, आई एम रिसीविंग इन कंसिडरेशन, व्हाट आई एम रिसीविंग इन कंसिडरेशन, नंबर 1 प्रीमियम, कितने का प्रीमियम मिल रहा है मुझे, 5 लाख रुपए का, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमें 5 लाख रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। आप बताइएगा जरा कि ये जो प्रीमियम हमें मिल रहा है 5 लाख रुपए का, ये 5 लाख रुपए हमारे लिए क्या होंगे, ये 5 लाख रुपए हमारे लिए क्या होंगे, बताइएगा जरा। नेगेटिव लगेगा ऐसे, इसलिए यहां पे आप इस प्रीमियम के नेचर के बारे में बताएंगे मुझे। सर ऑलवेज इक्विटी होगा, ये तो ऑलवेज इक्विटी, किसी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो, टारगेट कंपनी आए बीच में या ना आए, दूसरी कंपनी आए या बीच में ना आए, इससे मैटर नहीं करता है। ये 5 लाख रुपए तो हमेशा हमारे लिए इक्विटी होंगे, बिकॉज ये 5 लाख रुपए जो हैं ये हमेशा क्या होंगे, नॉन रिफंडेबल होंगे, बिकॉज ये पैसा कभी भी हमको वापस नहीं लौटाना है, ये पैसा हमें कभी भी वापस नहीं लौटाना है। दैट इज वाई ये जो 5 लाख रुपए हमें मिलेंगे ये नॉन रिफंडेबल होने की वजह से ऑलवेज इक्विटी क्लासिफाई किए जाएंगे। ठीक है, प्रीमियम का तो सर समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मैंने खुद के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे पुट ऑप्शन लिख दिया। अरे सर बाईबैक की तो है, और क्या है ये, खुद के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे पुट ऑप्शन लिखने का मतलब क्या हो गया, बाईबैक करना, समझ रहे हैं। बाईबैक के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे, सेक्शन 68 अट्रैक्ट हो जाएगा कंपनीज एक्ट 2013 का। इंटरनेशनली इसे कहा जाता है पुट ऑप्शन रिटर्न ऑन ओन इक्विटी शेयर्स, और हम कंपनीज एक्ट 2013 भारत की लैंग्वेज में इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि सर ये तो बाईबैक है, ठीक है ना, तो ये तो बाईबैक है। ओके, नाउ सुनिएगा जरा, अंडर द टर्म्स ऑफ द ऑप्शन एंटिटी एक्स में बी ऑब्लाइज्ड, मुझे मेरे ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लेने पड़ेंगे, 1 लाख इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इट्स ओन शेयर्स इन 1 ईयर टाइम, मतलब 1 साल के समय, मतलब 1 साल बाद में मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अधीन मेरे ही इक्विटी शेयर्स को वापस बाईबैक करूंगा, एंड आई हैव टू पे द ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 22 lakhs, 2 करोड़ 20 लाख हो गए ये तो, ठीक है ना। तो इतना 2 करोड़ 20 लाख रुपए मेरे को देना पड़ेगा सर, इतना रुपया मुझे देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो मुझे क्या मिलेंगे, मेरे खुद के इक्विटी शेयर्स, बदले में मैं क्या दूंगा, कैश दूंगा। मेरा एक ऑब्लिगेशन है, मेरा एक ऑब्लिगेशन आ गया कि नहीं आ गया। द ऑप्शन कैन ओनली बी सेटल्ड थ्रू फिजिकल डिलीवरी ऑफ द शेयर्स, और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन केवल फिजिकली डिलीवरी ऑफ द शेयर से ही सेटल होंगे। इसका मतलब सामने वाला मुझे शेयर देगा, मैं उसे कैश दूंगा, सामने वाला शेयर देगा, मैं उसे कैश दूंगा, ठीक है। और ग्रॉस फिजिकल सेटलमेंट है सर, कोई नेटिंग नहीं होने वाली है, डेरिवेटिव नहीं है सर, ये ग्रॉस फिजिकल सेटलमेंट होगा। एग्जामिन द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड हाउ इट विल बी अकाउंटेड। तो इसकी अकाउंटिंग मैंने आपको बता रखी है, देखिए ये क्या लिखा था अपन ने, accounting for put option written on entities own equity instrument, accounting for put option written on entities
ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। यही तो बताया था कि आपको पहले प्रीमियम मिलता है, फिर जितना अमाउंट आपको देना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए लायबिलिटी की, उस लायबिलिटी को बुक कीजिए, ओवर द पीरियड टाइम लैप्स के लिए इंटरेस्ट बुक कीजिए और लास्ट में उस लायबिलिटी को आप लोग सेटल कर दीजिए। ऐसा ही बताया था मैंने। और यही चीज बाईबैक में है। यही चीज हमारी किस में है सर? यही चीज तो हमारी बाईबैक में थी। ये बाईबैक वाली अकाउंटिंग भी पढ़ाई थी ना मैंने आपको। ये देखिए सर, बाईबैक वाली भी अकाउंटिंग पढ़ाई थी। देखो बाईबैक को एक तो क्या है कि सिंपल नाम दे देना कि सर हम लोग बाईबैक ही कर रहे हैं, और एक कहते हैं कि पुट ऑप्शन ऑन द ओन इक्विटी शेयर्स। दोनों बात तो एक ही है सर, दोनों बात एक ही है ना। एक तो चाहे आप उसे बाईबैक बोल दीजिए तो सामने सामने सीधा सीधा अपफ्रंट हमको सबको ऐसा लगता है कि भाई बाईबैक है, हमारे इक्विटी शेयर वापस निकल रहे हैं, और इसको बोलते हैं पुट ऑप्शन रिटर्न ऑन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो पता नहीं कैसा लगता है कि ओहो पता नहीं क्या बात बोल दी है, कौन से मार्केट में चले गए, कौन से शेयर मार्केट में जा चुके हैं, क्या पता कौन सा टेक्निकल नाम है। तो सर सीधी बात है, बाईबैक के बारे में अगर आप समझ सकते हैं तो पुट ऑप्शन रिटर्न ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्यों नहीं समझ सकते। दोनों की अकाउंटिंग सर सेम ही है और दोनों सब्सटेंस में सर सेम ही तो चीज है। ठीक है, तो अगर आपको याद है ये सारी अकाउंटिंग, तो इस क्वेश्चन में आप मेरी मदद कीजिए कि इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। सीधी बात है सर, हमको सबसे पहले प्रीमियम मिला तो हम प्रीमियम की अकाउंटिंग करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। हालांकि अकाउंटिंग करने का जो काम होगा हमारा वो इंड AS 109 में नेक्स्ट स्टैंडर्ड में है, लेकिन यहां पर इंड AS 32 में इक्विटी की ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग डील हुई है। इक्विटी की कोई अकाउंटिंग नहीं है। ओवर द स्टैंडर्ड, ओवर द IFRS, ओवर द इंड AS कहीं पे भी इक्विटी की कोई अकाउंटिंग स्पेसिफाइड नहीं है। इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट। इक्विटी की कोई अकाउंटिंग नहीं होती है। इक्विटी रेजिडुअल है सर कंपनी के लिए, इसलिए इक्विटी का कभी वैल्यूएशन नहीं होता। नेट एसेट्स का वैल्यूएशन होता है, अपने आप ही इक्विटी का वैल्यूएशन निकल जाता है। कैन आई से नेट एसेट्स इक्वल टू इक्विटी? नेट एसेट्स ही इक्विटी है। तो आप एसेट्स का वैल्यूएशन कीजिए, लायबिलिटीज का वैल्यूएशन कीजिए, बचा हुआ इक्विटी का वैल्यूएशन अपने आप निकल जाएगा। यानी इक्विटी का वैल्यूएशन रेसिडुअल कॉन्सेप्ट पे होता है ना। सो वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सजेस्टेड अकाउंटिंग इन द इंड AS अकाउंटिंग फ्रेमवर्क और IFRS फ्रेमवर्क, है ना। इक्विटी एक रेसिडुअल चीज है और इंड AS 32 के अंदर ये स्पेसिफिकली डील होती है ये सारी अकाउंटिंग पुट ऑप्शन वगैरह की। तो इसलिए ये सारी अकाउंटिंग मैं आपको यहीं पे सिखा रहा हूं। तो प्रीमियम मिलेगा हमको, हम प्रीमियम की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑप्शन प्रीमियम। ये हमारा चला जाएगा अदर इक्विटी में। ये ऑप्शन प्रीमियम जो है अदर इक्विटी में चला जाएगा। 5 लाख रुपए का प्रीमियम मुझे मिल गया, 5 लाख रुपए का प्रीमियम मुझे मिल गया। ठीक है, तो ये लीजिए, ये मेरी अकाउंटिंग हो गई, ये मेरी अकाउंटिंग हो गई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो थोड़ा एंट्री को डेकोरेट करो, बीइंग वगैरह लगा के बस नरेशन लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि नंबर लेने हैं। जिनको एग्जाम देनी है उन्हें ये सारे काम करने हैं, और जिन्हें खाली समझना है, समझने के लिए ये एंट्री काफी है। ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम को रिकॉग्नाइज करने की एंट्री। फिर देखो ये कहता है कि मुझे देने पड़ेंगे 2 करोड़ 20 लाख रुपए। समझ रहे हो, 2 करोड़ 20 लाख रुपए मुझे देने पड़ेंगे। अब ये मेरा पेबल अमाउंट है। 1 साल बाद जो 2 करोड़ 20 लाख जो है, जो 1 साल बाद देना है, उसकी आज की कीमत क्या 2 करोड़ 20 लाख ही होगी सर? आप सोचिए कि प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग हमने आज तक नहीं करी है। आज मैं पहली बार प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। और एक बार मैंने पहले भी आपको बता दिया था, हमने आज के पहले अकाउंटेंसी के अंदर पीवी बेस्ड अकाउंटिंग तो सर कभी नहीं करी है, एक्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, जहां पे हम लोग कुछ प्रेजेंट वैल्यू की टेक्निक को यूज करते थे। अगर हमने इंटरमीडिएट में AS 19 पढ़ा है तो AS 19 में हम कुछ प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक यूज करते थे, बराबर। हालांकि AS 15 में भी प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक यूज होती थी, लेकिन AS 15 इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं था। एंड आई एम अज्यूमिंग कि हम सब लोग इंटर पास करके जस्ट आए हैं, और इंटरमीडिएट के अंदर हमने कभी भी सर प्रेजेंट वैल्यू की जो अकाउंटिंग है वो तो बिल्कुल नहीं करी थी सर। हमने हमेशा प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर ही किया था। 1 साल बाद 2 करोड़ 20 लाख देना है, उस चीज को हमेशा से अकाउंट्स में ऐसा ही गिना जाता है कि सर 1 साल बाद जो 2 करोड़ 20 लाख देना है उसकी आज की कीमत भी वही है। बिकॉज वी हैव अ टेंडेंसी कि हमने कभी भी किसी चीज की डिस्काउंटिंग करी नहीं अकाउंट्स के अंदर। लेकिन सर बंद कीजिए ऐसा करना, बिकॉज 2 करोड़ 20 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है सर।
और उसकी आज की वैल्यू डेफिनेटली 1 साल बाद की वैल्यू से तो सर कुछ अलग होगी, डिस्काउंटेड वैल्यू, राइट। 2,20,00,000 को हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा आज की वैल्यू पे लाने के लिए। तो सर इस क्वेश्चन में तो कोई रेट नहीं दे रखी डिस्काउंटिंग की, तो सर ये क्वेश्चन उतना डिटेल में है भी नहीं। देखिए आपके सामने ही मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन वाले ने क्या कहा। ये कहता है ये 22, ये जो 22 है ना, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है से 20 लाख है, मतलब 2 करोड़ है, 2 करोड़ है सॉरी, जो 2.2 करोड़ है उसका प्रेजेंट वैल्यू से, फॉर एग्जाम्पल इसने भी अज्यूम कर लिया है ना। ये भी आपको अभी कैलकुलेशन में नहीं लेकर जाना चाहता, ये स्टैंडर्ड बिल्कुल सीधा साधा स्टैंडर्ड है। कहता है कि सर आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसकी अकाउंटिंग होती है, और ये स्टैंडर्ड देखिए, ये स्टैंडर्ड इक्विटी की अकाउंटिंग बताता है। इंड AS 32 जो है वो इक्विटी की थोड़ी सी अकाउंटिंग को प्रिस्क्राइब कर रहा है। थोड़ी सी अकाउंटिंग मतलब ये कि यहां पर वैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी की अकाउंटिंग नहीं होती है, तो सर फिर क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि सर ये पुट ऑप्शन के अंदर जो प्रीमियम हमको मिला, इसके अलावा और कोई चीज इक्विटी है ही नहीं, इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कोई चीज इक्विटी है नहीं, तो ऑप्शन प्रीमियम तो इक्विटी हो गया हमारा। लेकिन सर व्हाट अबाउट द लायबिलिटी, यानी जिस पुट ऑप्शन में मेरा ऑब्लिगेशन है कैश देने का ऑब्लिगेशन है, तो लायबिलिटी है कि नहीं बताइए। मेरा ऑब्लिगेशन आ गया, मेरे को 2,20,00,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो क्या ये मेरी लायबिलिटी है कि नहीं? बिल्कुल है सर, ये मेरी लायबिलिटी बिल्कुल है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रेजेंट वैल्यू पे ये लायबिलिटी जो है वो बुक करनी पड़ेगी, और मैं एंट्री करूंगा इक्विटी अकाउंट डेबिट। तो ये स्टैंडर्ड कहता है कि आपको अपनी इक्विटी को रिड्यूस करना है एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी पेबल, एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी पेबल, और वो है 2 करोड़ रुपए। ये लीजिए सर, 2 करोड़ पे ये मैंने इक्विटी को रिड्यूस कर दिया, और मैंने क्या किया पता है, मैंने इसे बना दिया फाइनेंशियल लायबिलिटी, मैंने इसे बना दिया फाइनेंशियल लायबिलिटी। आप समझे, कितने से बना दिया मैंने इसको, 2 करोड़ से, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये बड़े बड़े एक्सपेंडेड नंबर्स लिखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो रुपीज इन करोड़ करके 2 से एंट्री पास कीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है तो सीधी बात है सर, अब बीइंग लगा के अंग्रेजी में ज्ञान लिखना है थोड़ा बहुत, वो अपन लोग लिख सकते हैं, एंट्री के नरेशंस, काम हो गया सर। इंड AS 32 सिर्फ इतना ही ज्ञान देता है अपने को कि फाइनेंशियल लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू से आप अपनी इक्विटी को रिड्यूस कर लो, समझ रहे हो। तो यहां पे इसने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है वो नहीं सिखाया, खुद अपने एक इलस्ट्रेशन में एक एग्जांपल को अज्यूम कर लिया। अब मान लो यही एग्जांपल जो है, ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो सर हम क्या करेंगे, अगर हमें डिस्काउंटिंग की रेट ना दी हुई हो तो सर हमें भी अज्यूम करना है, हमें भी क्या करना है सर, अज्यूम करना है, सीधी बात है, हमें भी कुछ ना कुछ अज्यूम करना है, से 18 लाख से 19 लाख। लेकिन आप से तब मत कीजिएगा जब आपको पता है कि ये इलस्ट्रेशन 12, मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में मिल गया, तो बस देखो इंस्टीट्यूट को तो आप जानते ही हो, अच्छे से जानते हो हमारे इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट तो यही अज्यूम करेगा क्योंकि ये तो कॉपी पेस्ट होगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो इंस्टीट्यूट तो बोलेगा से 20 लाख और आपने कहा से 19 लाख, तो भाई देखो रिस्क किसकी है आप खुद जानते हो, ठीक है ना। अब आप ऐसे बोल रहे होगे सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, मान लीजिए सर हमने से 19 लाख अज्यूम किया तो क्या हमारा गलत थोड़ी ना होगा, अरे भाई गलत नहीं होगा, मैं मना ही नहीं कर रहा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन अब वही बात है कि कहीं कहीं कुछ चीजें जो है हमें ध्यान रखनी पड़ेगी सर। अगर आपको ये याद आ जाए कि ये से 20 लाख वाला ही एग्जाम्पल है तो आप भी वो से के बाद में 20 लाख से अज्यूम कर लेना, है ना। अदरवाइज एग्जामिनर को लगेगा कि शायद बच्चा पढ़ के नहीं आता है स्टडी मटेरियल, तो फिर खेल खत्म हो सकता है हमारा, ठीक है ना। तो ये बात मैंने कह दी। हालांकि ये चीजें भले ही इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन तक ऐसे सीमित है, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गेनिंग नॉलेज ओवर इंड AS हम सब लोग सीख गए सर, इसकी वैल्यू जो है प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक से निकाली जाती है। हमको अगर वो पीवी की रेट दे देगा ना तो हम उसको डिस्काउंटिंग कर लेते। लेट्स से अगर वो 10% की रेट देता तो हम लोग क्या करते सर, 2.2 करोड़ को डिवाइडेड बाई 1.10 कर लेते, 1 साल बैक ले आते।
ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देना तो सर 2,20,00,000 है, आपने लाइबिलिटी 2 करोड़ की बुक करी है, अब बताइए क्या करेंगे आप। तो मैं अब बुक करूंगा फाइनेंस कॉस्ट। अब मैं बुक करूंगा फाइनेंस कॉस्ट 1 साल की, 1 साल की फाइनेंस कॉस्ट मैं बुक करूंगा, बिकॉज आई हैव टू सेटल माई लाइबिलिटी आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जब मुझे इस लाइबिलिटी को 1 साल बाद में सेटल करना है तो आई हैव टू बुक द फाइनेंस कॉस्ट। और फाइनेंस कॉस्ट कितनी है सर, 2 करोड़ तो हमने बुक कर लिया, 20 लाख की फाइनेंस कॉस्ट होगी, 20 लाख की फाइनेंस कॉस्ट होगी। और ये वैल्यू कहां चली जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी फॉर पुट ऑप्शन, फाइनेंशियल लाइबिलिटी फॉर पुट ऑप्शन, समझ रहे हो ना। ये कितनी हो जाएगी सर, 20 लाख रुपए हो जाएगी। अब देखिए ये वाली फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ये वाली फाइनेंशियल लाइबिलिटी और ये वाली फाइनेंशियल लाइबिलिटी दोनों किसके रिगार्डिंग है, फॉर पुट ऑप्शन है सर। दोनों पुट ऑप्शन की फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, दोनों पुट ऑप्शन की फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, या इसे बायबैक की लाइबिलिटी आप समझिए, राइट। तो जो दोनों पुट ऑप्शन की फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जो दोनों पुट ऑप्शन की फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगी अब 2,20,00,000। अब इसका लेजर बनाएंगे तो 2,20,00,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब सीधा हम क्या करेंगे, लास्ट में फाइनेंशियल लाइबिलिटी फॉर पुट ऑप्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लीजिए सर 2,20,00,000, 2,20,00,000, ये हो गया सारा अकाउंटिंग। आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब ये जितनी भी अकाउंटिंग हमने पढ़ी ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग, ये बिल्कुल भी इंडिया की अकाउंटिंग नहीं है। अगर ये इंडिया की अकाउंटिंग होती तो पहली बात ये पुट ऑप्शन ना कहता, ये कहता बाईबैक। और दूसरी बात आपको पता है, दूसरी बात आपको पता है क्या है सर, सेक्शन 68 अट्रैक्ट हो जाता है बाईबैक के ऊपर। सेक्शन नंबर 68 जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है बाईबैक के ऊपर। और सेक्शन 68 कहता है फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी बॉट बैक शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये बात कहता है कंपनीज एक्ट 2013। और भारत में रहना है तो कंपनीज एक्ट की तो पालना करनी पड़ेगी ना। जब हमको इंडिया में रहना है, इंडेस फॉलो करने हैं, तो सर फिर बाद में पूरी बात बताइए, आधी अधूरी बात क्यों बताते हैं। हम थोड़ी ना लंदन में बैठ के IFRS लगा रहे हैं जो अपने को ये प्रोविजन नहीं लगाना पड़ेगा। आपको फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी बॉट बैक के बराबर CRR बनाना पड़ेगा। CRR बनाने की एंट्री सर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं दी हुई है, क्योंकि उन लोगों के लॉ में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि CRR बनाना ही है। ये तो भारत का कानून है सर, भारत के अंदर इस कानून को हमें एप्लीकेबल इसकी कंप्लायंस करनी होती है। हर कंट्री में ऐसा तो नहीं है। तो सीधी बात है, CRR बनाने की खुद एंट्री ढूंढो भाई। CRR बनाने के लिए कोई इंडेस की रचना की जरूरत नहीं है। CRR बेसिकली क्या है, अपने पॉकेट में से पैसा निकाल कर किसी फंड में ट्रांसफर कर देना और लॉक कर देना कि भाई अब ये पैसा और कहीं पे भी काम नहीं आ सकता, राइट। तो CRR की एंट्री क्या होगी, इक्विटी डेबिट टू इक्विटी क्रेडिट। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ, इक्विटी डेबिट का मतलब क्या हुआ, कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो इक्विटी ही है, उसको हम क्या कहते हैं, अदर इक्विटी कहते हैं। और जो CRR बनेगा वो भी तो कंपनी की इक्विटी ही है, अदर इक्विटी। तो कहने का मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, अदर इक्विटी डेबिट टू अदर इक्विटी क्रेडिट। अब IPCC में हम लोग ये एंट्री ऐसे पास करते थे सर, जनरल रिजर्व, P&L, रिटेन्ड अर्निंग्स, कहीं पे भी पैसा हो, फ्री रिजर्व से पैसा निकालकर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी बॉट बैक। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी बॉट बैक कहीं दिया हुआ नहीं लग रहा मुझे। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी बॉट बैक है जो नहीं दिया हुआ है, खाली 1 लाख इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं। अब ये शेयर्स मान लीजिए यदि 10 रुपए के हैं, अगर ये 1 लाख शेयर जो हैं 10 रुपए के हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 रुपए के हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, जितने का भी होगा उससे अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो सीधी बात है, यहां पर ये जो एंट्री होगी सर 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। अब ये दी हुई नहीं है तो हम लोग ये एंट्री को पास नहीं कर सकते, इसीलिए
यहाँ पर ये एंट्री हम लोग पास नहीं कर पाएंगे। जनरली हम लोग 10 रुपए अज्यूम करते हैं इक्विटी के लिए, तो 10 रुपए अज्यूम करेंगे तो 10 लाख से एंट्री पास हो जाएगी। आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है सेक्शन 68 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है सेक्शन 68 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। सो ये था सर आज का ज्ञान रिगार्डिंग ऑप्शन, रिटर्न ऑन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, फिक्स टू फिक्स टेस्ट, एक्सरसाइज प्राइस फिक्स है कि वेरिएबल है, और पुट ऑप्शन रिटर्न ऑन सम अदर कंपनीज का इक्विटी शेयर्स, और पुट ऑप्शन रिटर्न ऑन ओन इक्विटी शेयर्स। अब ये सारी की सारी चीजें आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, और उम्मीद करता हूं कि ये सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई भी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग नई नई चीजों के साथ में डेली बेसिस पे आपसे मिलते रहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा आपसे। थैंक यू सो मच।